नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही आज हमारे साथ एक खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ का करते हैं शो में स्वागत। और पूरी रिसर्च टीम आशीष से जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल, और 2022 का सुपर स्टॉक शेयर भी वो हमें बताएंगे। वरुण हमें बताएंगे कैसी रहेगी एफएनओ में शामिल शेयरों की चाल। देवांशी से समझेंगे सीपीएसई इंडेक्स शेयरों के वेटेज में बदलाव क्यों और दबाव में क्यों है मल्टीप्लेक्स शेयर, जानेंगे कुशल से। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार में आज का कारोबार कैसा रहा। तो हमने देखा दिन भर सीमित दायरे में उतार चढ़ाव बना रहा और आखिरकार बाजार लाल निशान में ही जाकर बंद हुए। निफ्टी 17,200 के ऊपर सपाट रहा तो निफ्टी बैंक करीब 150 अंकों की गिरावट के साथ 35,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 90 अंक गिरकर 57,800 के ऊपर बंद हुआ। वहीं आज फार्मा, ऑटो और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से डेटा समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 975 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,006 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल सिंघवी जी से समझते हैं कि बाजार में आज सुस्ती भरे कारोबार के मायने क्या रहे। आज बाजारों के लिए था सुस्ती का सीमित दायरे में उतार चढ़ाव भरा हल्का फुल्का दिन, जहां पर शुरुआत सुस्ती के साथ हुई और उसके बाद बाजार थोड़ा कुछ और मजबूती दिखाने की कोशिश भी करते हुए दिखे। 17,300 की तरफ बढ़े, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी और नीचे में 17,175 के आसपास, ऊपर में 17,285 के आसपास, यानी कि ब्रॉडली 100 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन निफ्टी ने समय बिताया। क्यों? पहले कोरोना को लेकर चिंताएं थोड़ी बरकरार है, लेकिन बहुत ज़्यादा डर नहीं, ये भी संकेत मिले जुले। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स में कल अमेरिका में तेजी हुई डाउ में उतनी ही जितनी हम उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन नैस्डैक और एसएनपी थोड़ा कमज़ोर है, यानी वहाँ भी संकेत मिले जुले। तीसरा, डाउ फ्यूचर्स हल्के फुल्के 50-60 पॉइंट ऊपर, बहुत ज़्यादा तेजी या मंदी के संकेत वहाँ से भी नहीं, ये भी मिले जुले। और चौथा संकेत जो था वो था वायदा कारोबार के डेटा का, जहाँ पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1.35 के आसपास आया, थोड़ा हायर साइड पर, तो उस वजह से ऊपर के लेवल पर दबाव बनना स्वाभाविक था, थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग का। और पांचवा और आखिरी बड़ा संकेत था वो था एफआईज की 1.5 महीने बाद आई खरीदारी के आंकड़े का कैश मार्केट में, और उसी की वजह से नीचे से बाजार में सपोर्ट आता दिखा। तो एफआईज की रुकती हुई बिकवाली, हल्की फुल्की खरीदारी ने बाजार को दिया सपोर्ट, और ऊपर में वायदा कारोबार के मंथली एक्सपायरी जो कल होने वाली, उससे पहले ओवरबॉट मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है। इन सब के बीच में सीमित दायरे में हुआ कारोबार। बैंक निफ्टी भी घूम फिरकर 35,000 के थोड़ा सा ऊपर फिर बंद होने में कामयाब रहा, हल्के फुल्के नुकसान के साथ। ब्रॉडर मार्केट में भी आज मिला जुला कारोबार था। कैश मार्केट के कई स्टॉक्स में एक्शन जरूर दिखा। तो कह सकते हैं एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले डेटा के दम पर, चाहे वो वायदा कारोबार के डेटा हों चाहे एफआईज के डेटा हों, इन सब के बीच में एक रेंज बाउंड ट्रेड रहा। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत कम है, उतार चढ़ाव थोड़े से सीमित दायरे में होते हुए दिख रहे हैं। सो मेरे ख्याल से कल एक्सपायरी के लिहाज से अब एक बड़ा दिन होगा। पोजीशंस काफ़ी बनी हुई है और उस लिहाज से इंटरेस्टिंग दिन रह सकता है, लेकिन आज सुस्ती के साथ ही कारोबार हुआ है। कल के बाजार पर भी अहम स्ट्रैटेजी समझेंगे हम अनु जी से, लेकिन उससे पहले सीधे हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। आशीष, 2 दिन की तेजी के बाद आज बाजार में गिरावट का माहौल हमें देखने को मिला। कौन से सेक्टर में मजबूती रही और कहां पर थी सुस्ती? देखिए, आज पूरे दिन बाजार में जो है बहुत सुस्ती के साथ कारोबार देखने को मिला। पूरे दिन अगर आप देखें तो निफ्टी ने 100 अंकों के दायरे में कारोबार किया और अंत में अगर आप देखें तो करीब 20 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो करीब 130 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। एक्शन लेकिन भरपूर था। ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। पूना वाला फिनकॉप, ये देखिए 2022 के लिए सुपर स्टॉक के तौर पर हमने बताया था, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 10% के अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसके अलावा बलरामपुर चीनी, ये स्टॉक आपको सिमिजी ने बताया। टेक्नो इलेक्ट्रिक आपको जो है स्टॉक सेठी साहब ने बताया, और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आइशर मोटर्स में देखें तो करीब 3.5% के गेंस देखने को मिले। सन फार्मा काफ़ी दिनों के बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, 3% के गेंस। बजाज ऑटो, खबरों का असर यहाँ पर रहा, 3% की तेजी देखने को मिली। और डिविस लैब में भी अगर आप देखें तो 2% की खरीदारी रही। लेकिन बाजार में कुछ स्टॉक कैसे थे? निफ्टी में
जिन्होंने इंडेक्स पर थोड़ा सा प्रेशर बनाया। सबसे पहला नाम आता है आईटीसी, ज़्यादा गिरावट नहीं थी, करीब 1.5% की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी देखें तो 1.5% का करेक्शन देखने को मिला। कोल इंडिया लगातार काफ़ी दिनों से अगर आप देखें तो वीकनेस दिखा रहा है और आज भी 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स के लिए पिछला हफ्ता पूरा काफ़ी बढ़िया था, लेकिन आज यहाँ पर भी देखिए कंसोलिडेशन के साथ हल्की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जहां पर एक्शन भरपूर देखने को मिला। सन फार्मा एडवांस यहाँ पर देखिए आखिरी 1 घंटे में जो तेज़ी है वो बढ़ती हुई नजर आई। 14% के गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। रेन इंडस्ट्रीज वायदा बाजार में शामिल होने वाला है, 12% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। भारत रसायन है और पूनावाला फिनकॉप के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जहाँ पर गिरावट रही ब्रॉडर मार्केट्स में। जेके सीमेंट यहाँ पर देखें तो 5.5% की गिरावट रही। मिंडा इंडस्ट्रीज, फिनिक्स मिल्स में 4% का करेक्शन देखने को मिला। फार्मा सेक्टर्स की बात की जाए तो आज यहाँ पर अच्छे खासे गेंस देखने को मिले। लॉरेंस लैब यहाँ पर 4% की तेज़ी आई। डिविस लैब के बारे में मैंने आपको बताया। कैडिला में भी देखें तो काफ़ी दिनों के बाद तेज़ी आई। ऑटो स्टॉक्स की बात की जाए थोड़ा सुस्त एक्शन है यहाँ पर देखने को मिला। एमआरएफ में टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो हल्की सुस्ती के साथ कारोबार यहाँ पर देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स की बात की जाए तो थोड़े से जो है सुस्ती भरे कारोबार यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिली। सेल मिसाल के तौर पर देखें तो 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। जेएसपीएल है, वेदांता पे कुछ खबरें भी आई, लेकिन स्टॉक ने 2% के गिरावट दिखाई। नालको 1.5% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। पीएसयू बैंक्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी थोड़ी सी सुस्ती के साथ कारोबार देखने को मिला और एनबीएफसीज में भी अगर आप देखें तो थोड़े बहुत जो है रेंज बाउट ही ट्रेड देखने को मिले। तो कुल मिलाकर आज बाजार में थोड़े से लो वॉल्यूम ट्रेड्स थे, लेकिन जो कैश के स्टॉक्स हैं, ब्रॉडर मार्केट्स हैं, यहाँ पर एक्शन भरपूर था। चलिए आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी का अब रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, यहां पर हमने देखा कि किस तरह 2 दिन तेजी के बाद आज सुस्ती का माहौल बाजार में देखने को मिला है। हफ्ते के इनफैक्ट साल का जो आखिरी हफ्ता है उसमें आखिरी 2 दिन आपको कैसा कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है? कल की इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया कहां? गुड इवनिंग स्वाति। आने वाले 2 दिन के लिए मैं मानता हूं कि बाजार पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ रहेगा और आने वाले साल में अगर मैं बात करूं तो कुछ दिनों के लिए वॉलेटिलिटी रहेगी और फिर बाजार अपना रुख पकड़ लेगा। सबसे बड़ी चीज, बाजार को नहीं देखते हुए आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है और मिड कैप धमाल मचाएगा 2022। सही मिड कैप को चुने और सही मिड कैप से अच्छी रैली को पकड़े, यही बाजार का एक मूल मंत्र रहेगा आने वाले साल के लिए, 2022 के लिए। यहाँ पर चलिए तो हम सिद्धार्थ से बातचीत आगे भी जारी रखेंगे और जानेंगे कि उनके जो पिक्स हैं वो कहां पर और कैसे वो रखने की सलाह दे रहे हैं। बताइए सिद्धार्थ, अब इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर? बिल्कुल स्वाति, आज इंट्राडे और हफ्ते भर के लिए अगर मैं 2 पिक लेके आया हूं तो दोनों ही पिक सी लेटर से स्टार्ट होता है, सी। और सबसे पहला जो अगर कल के लिए बात करूं तो वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर जो 430 के करीब काम कर रहा है, स्टॉप लॉस होगा 426 का एंड द टारगेट वुड बी 437। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर आपको पता है कंजम्पशन स्पेस में लाइटिंग्स, फैंस में कंजम्पशन में लीडर है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में खरीदारी की राय है। और दूसरी कंपनी जो होगी वो भी मैंने जैसे प्रॉमिस किया सी लेटर से है और वो आईटी कंपनी है कोफोर्ज पे खरीदारी की राय है। आईटी सर्विसेज, इंश्योरेंस, ट्रैवल बिजनेस में बहुत दमदार काम कर रही है। ऑर्डर बुक की बात करें तो ये ऑर्डर बुक अभी 560 मिलियन के करीब है आने वाले 12 महीने के लिए। 3 बड़ी बड़ी डील्स और स्ट्रॉन्ग FY22 का गाइडेंस। ये है आईटी सर्विसेज की कंपनी कोफोर्ज। स्टॉप लॉस रखिए 5550, टारगेट रखिए 5900 का, कोफोर्ज और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। बिल्कुल, सिद्धार्थ सिडानी की राय क्रॉम्पटन में यहां पर इंट्राडे पिक के तौर पर उन्होंने सलाह दी और हफ्ते भर का नजरिया कोफोर्ज में रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। फिलहाल कुछ और खबरों का पहले रुख कर लेते हैं, फिर बातचीत जारी रखेंगे आज के एक्सपर्ट से। एफएनओ में शामिल होने से पहले कैसी रहती है शेयरों की चाल, इस पर एक एक्सक्लूसिव रिसर्च हमने आप सबके लिए की है और इस एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे है। वरुण, जरा बताएं कैसी रहती है एफएनओ में शेयरों की चाल? देखिए, एफएनओ में शामिल होने के 1 दिन पहले स्टॉक्स में किस तरह का मूवमेंट देखने मिलता है, इसके लिए हमने पिछले 3 बार जो एफएनओ में स्टॉक शामिल हुए हैं उनका डेटा खंगाला है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सीरीज अगर आप मिला दें तो करीब 26 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि एफएनओ में शामिल हुए थे। और इंटरेस्टिंग ये है
किन 26 स्टॉक्स में से 22 स्टॉक में शामिल होने के एक दिन पहले बेहतरीन तेज़ी देखने मिली थी। जो 4 स्टॉक गिरे थे उसमें देखिए केवल SBI कार्ड, लॉरस लैब, फर्स्टसोर्स और पॉलीकैब जैसे काउंटर थे। इनके अलावा जो 22 स्टॉक्स थे उनमें शामिल होने के एक दिन पहले अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली और इसमें सबसे अच्छी तेज़ी हुई डिक्सन टेक में करीब 5.7% के आसपास की, जो कि सितंबर सीरीज़ में FNO में शामिल हुआ था। इन 22 स्टॉक्स का आप औसतन रिटर्न निकालेंगे तो वो आता है करीब 2.7% के आसपास का, और इसमें गिरने वाले स्टॉक्स भी ऐड कर लीजिए, यानी कि 26 स्टॉक्स का भी अगर आप रिटर्न निकालेंगे तो 1.9% के आसपास आता है। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। 26 अगस्त को निफ्टी फ्लैट था, 30 सितंबर को निफ्टी 0.5% गिरा था, 28 अक्टूबर को 1.9% के आसपास की गिरावट आई थी, लेकिन FNO में शामिल होने वाले स्टॉक्स में बेहतरीन तेज़ी देखने मिली थी। यानी कि जनवरी में जो स्टॉक्स FNO में शामिल होने वाले हैं उनमें आप कल अच्छी खासी पोजीशन ले सकते हैं। भले मार्केट सुस्त हो, लेकिन इन स्टॉक्स में अच्छे खासे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। करीब 2 से 2.5% के आसपास की तेज़ी हो सकती है। पिछला ट्रेंड जो है वो तो यही दर्शा रहा है। शुक्रिया वरुण इस एक्सक्लूसिव रिसर्च के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद CPSE और बैंक निफ्टी में शामिल शेयरों के वेटेज में बदलाव होंगे। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी देवांशी आशर का। देवांशी, जरा बताएं कैसे हैं ये बदलाव? जी बिल्कुल, आप देखिए निफ्टी के कई सारे इंडाइसेस हैं जिसमें तिमाही आधार पर कल रिकैपिंग एडजस्टमेंट्स होते हुए दिखेंगे। रिकैपिंग एडजस्टमेंट्स यानी कि आप देखिए हर क्वार्टर में सारे जो इंडाइसेस होते हैं उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें जो वेट्स होते हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं, और कल आप देखेंगे कि ये जितने भी वेटेज हैं वो लागू होते हुए दिखेंगे। ये एडजस्टमेंट्स होने के चलते कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें इन्फ्लोज आते हुए दिखेंगे, यानी खरीदारी आती हुई दिखेगी, और कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे वेटेज कम होगा और वहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली हावी होती हुई दिखेगी। जितने भी चेंजेस है वो कल मार्केट्स बंद होने के बाद लागू होंगे, तो कल आखिरी आधे घंटे में आपको ये सारे स्टॉक्स में एक्शन देखने मिल सकता है। अब देखिए CPSE इंडेक्स और साथ ही निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा बदलाव हैं। सबसे पहले CPSE इंडेक्स की बात करें तो पावर ग्रिड और BEL ये दोनों स्टॉक हैं जहां पे वेटेज काफी ज्यादा था। इन दोनों स्टॉक्स के जो वेटेज है वो कम होते हुए दिखेंगे और इसी के चलते थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कोल इंडिया, NTPC, NMDC, ONGC और ऑयल इंडिया है जहां पे वेटेज बढ़ते हुए दिखेंगे CPSE इंडेक्स में, और इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स में खरीदारी आती हुई दिखेगी। दूसरी तरफ अगर बात करें निफ्टी बैंक की तो यहाँ पे भी हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो बिकवाली है वो SBI में आ सकती है, क्योंकि वेट उसका कम होगा। ICICI बैंक का भी वेटेज हल्का सा कम होता हुआ दिखेगा, इसके चलते थोड़ा सा डाउनफॉल दिख सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC, बंधन बैंक, फेडरल और IDFC फर्स्ट बैंक है जहाँ पे हम देखेंगे कि वेटेज बढ़ेंगे, और इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स में आपको कल आखिरी आधे घंटे में थोड़ी सी खरीदारी आती हुई दिख सकती है। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो कल से लागू होते हुए दिखेंगे। शुक्रिया देवांशी जानकारी के लिए। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच मल्टीप्लेक्स शेयरों में आज हमने देखा तेज गिरावट दर्ज की गई। PVR करीब 2.5%, तो आइनॉक्स करीब 1.5% तक फिसल गए। मल्टीप्लेक्स कंपनियों का ताजा हाल लेकर हमारे साथ है कुशल गुप्ता। कुशल, बढ़ते मामलों के बीच मल्टीप्लेक्स कंपनियों का क्या हाल है? जी, तो मल्टीप्लेक्स शेयरों में लगातार दबाव हमें कल के सत्र से आज भी ये आता हुआ नजर आया, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बन रही है वो कहीं ना कहीं आप देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से कल जो फैसला आया कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स जो है वो बंद करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो जर्सी जो मूवी है शाहिद कपूर की, उसकी भी रिलीज डेट जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 31 दिसंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली थी। तो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है और वो जो फैल रहा है जिस पेस पे, उसको ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं ये रिलीज डेट्स जो हैं बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 24 दिसंबर को जो 83 मूवी लॉन्च हुई थी उसके बाद से भी ऑलमोस्ट 5 डेज हो गए हैं, और आप देखिए यहाँ पर जो कलेक्शन आया है लास्ट पिछले 5 दिनों का ग्लोबल स्तर पर अभी लगभग 95 करोड़ रुपए छूता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अभी भी 100 करोड़ क्लब में ये नहीं पहुंचा है, और जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन की बढ़ती चिंता के कारण जो है जो फुटफॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, अगर आप देखें तो देश भर में स्पेसिफिकली उत्तर भारत जहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट अभी दिल्ली की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, PVR के लगभग 30% है ओवरऑल मल्टीप्लेक्स के स्क्रीन्स की अगर आप काउंट की बात करें तो, और उनमें से आइनॉक्स के लगभग 24% है। तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और अगर महाराष्ट्र की तरफ से भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आते हुए नजर आते हैं तो आगे के लिए भी हो सकता है कि PVR और जितने भी मल्टीप्लेक्स शेयर हैं उस पर जो गिरावट का इम्पैक्ट है वो बना रह सकता है। आइए, वक्त हो गया है 2022 के सुपर स्टॉक का।
गहरी रिसर्च के बाद 2022 के सुपर स्टॉक को लेकर हाजिर है हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए कौन सा है आज का सुपर स्टॉक? स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। इस स्टॉक का नाम जो है पहले मैग्मा फिनकॉर्प हुआ करता था, कंपनी का नाम बदला है, लेकिन कंपनी है पुरानी, 36 साल पुरानी कंपनी है। एनबीएफसी कंपनी है जो कि प्री ओन्ड व्हीकल्स में फाइनेंसिंग करती है, हाउसिंग फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छा कारोबार है और प्रमोटेज तो अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2021 फरवरी में जब प्रमोटर ग्रुप में बदलाव हुआ तब आदर पूनावाला के पास जो है करीब 60% हिस्सेदारी आ गई और इसके बाद से अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी बड़ी और बढ़िया रीरेटिंग हुई है। लेकिन इस अधिग्रहण से पहले अगर आप देखें तो पूरी तैयारी हो चुकी थी। कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को पूरी तरीके से क्लीन किया और फिलहाल अगर आप देखें तो प्रोविजन कवरेज रेशियो करीब 52% के आसपास है, काफ़ी हेल्दी है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कंपनी में खास बात ये नजर आती है कि देखिए पेरेंटेज तो बहुत स्ट्रांग है, ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, एनबीएफसी इसके लिए ग्रोथ के अवसर भी भरपूर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस कंपनी का जो विजन है कि अगले कुछ सालों में टॉप 3 एनबीएफसीज में आना और एयूएम में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त जो है ग्रोथ की गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से देखने को मिली है और वैल्यूएशंस भी अगर आप देखें तो एक बड़ा फैक्टर है कि स्टॉक जो है आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स देगा, क्योंकि वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो मार्केट कैप टू एयूएम के लिहाज से देखें तो केवल 1 टाइम्स पर है। एनबीएफसीज क्वालिटी एनबीएफसीज में बहुत कम ऐसी कंपनीज है जो इतने स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशंस और अच्छे फंडामेंटल्स पर आपको मिल रही हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैरामीटर होता है कलेक्शन एफिशिएंसी, जो कि एनबीएफसीज और बैंक्स के लिए काफ़ी अहम होता है। पिछले 2 साल में हमने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 100%, 99.9% जो है कलेक्शन एफिशिएंसी है। तो ऑपरेटिंग लिहाज से भी अगर आप देखें तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है। हाल ही में कंपनी की जो रेटिंग है इसे केयर ने 2 नॉच जो है रिवाइज किया, अपग्रेड किया और अब फिलहाल AA+ की जो रेटिंग है वो केयर दे रहे हैं। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 70% के आसपास है। ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, ग्रोथ का आउटलुक भी काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक आगे जाकर कमाल कर सकता है। देखिए तर्क तो मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन अब जो है इस स्टॉक के ऊपर अनिल जी की राय जान लेते हैं। एक प्रमोटर कैश रिच हैं, पूनावाला साहब के पास पैसे की कोई कमी है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे बिजनेसेस हैं जिनसे ये अच्छा खासा पैसा डाल सकते हैं। दूसरी बात ये कि आमतौर पर रेटिंग अपग्रेड लेना आसान काम नहीं है। अभी अभी केयर ने इनके 2 नॉच अपग्रेड किए, AA+ के बाद सिर्फ AAA की रेटिंग रहती है, करेक्ट। तो मतलब ऑलमोस्ट हाईएस्ट रेटिंग की तरफ पूनावाला फिनकॉर्प। एनबीएफसी के लिए ये रेटिंग लाना बड़ी बात है, मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो ये है। दूसरा, प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी 72.5% होल्डिंग है, तो प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा है। बैलेंस शीट पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। मैग्मा फिनकॉर्प से जब पूनावाला में आए देखिए, सो अब आपके लिए एकदम नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है। प्रोविजन रेशियो ऑलरेडी 52% के आसपास है। तीसरी बड़ी चीज़ है ग्रोथ आउटलुक, जिसकी वजह से ये कंपनी होनी चाहिए। 30% सालाना दर से ग्रोथ का इरादा रखते हैं। 3 साल में AUM डबल करने का इरादा रखते हैं। 3 साल में ये बहुत एग्रेसिव ग्रोथ प्लान है। मेरा ये टारगेट है 320 और 350, बहुत एग्रेसिव टारगेट है। साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए ये आने चाहिए। तो इन टारगेट्स के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना, थोड़ा सा स्टॉक लेकर आप छोड़ दीजिए इसे होल्ड करने का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, खोने के लिए काफ़ी कम है और आने की गुंजाइश काफ़ी बढ़िया है। आइए अब सीधे रुक करते हैं अनिल जी का और समझते हैं कि कल के बाजार पर उनकी क्या अहम स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे। जहाँ तक कल के बाजार का सवाल है, एक बात तय है कि 17,000 के नीचे वायदा कारोबार की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी इस दिसंबर सीरीज की नहीं होगी, ये तो तय है। लेकिन वहाँ से आप 200 पॉइंट ऊपर है। 17,200 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। असली कमजोरी आपको पहले तब मिलेगी जब 17,150 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें और 17,250 के ऊपर ट्रेड करने पर मजबूती के संकेत आते हुए दिखेंगे। रेंज सपोर्ट के लिहाज से 17,075, 17,150, रुकावट के लिहाज से 17,275, 17,350 ये कल के लिए आप लेकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 35,000 से थोड़ा सा ऊपर बंद हुए, ऊपरी स्तरों पर वही 35,325, 35,475 रुकावट की रेंज है और नीचे की तरफ 34,600, 34,700 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है इंडेक्स फिर से रेंज बाउंड रहे, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में कोई बहुत बड़ा एक्शन होने की संभावना कम है। 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। कल भी डाउ, नैस्डैक, S&P में मिला जुला कारोबार था। आज भी हो सकता है सीमित दायरे में कारोबार करे। तो इंडेक्स लेवल पर अगर आपको बहुत ज़्यादा संकेत ना भी मिले, लेकिन स्टॉक लेवल पर कर एक्शन भरपूर रहेगा। 2 वजह से, एक वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी है, रोल ओवर्स हैं उस लिहाज से भी, और दूसरा साल के अंत में NAV बढ़ाने के लिहाज से फंड्स की तरफ से कैश मार्केट के स्टॉक्स में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी बढ़ने की संभावना। इन सब के बीच में एक बेहद इंटरेस्टिंग सेशन कल भी रहेगा, उसके लिए तैयार हो जाइए।
आइए अब आपको दिखाते हैं कल का ऑप्शन। और हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर रखनी चाहिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी? जी नमस्कार। देखें, बाजार आज दायरे में था, हालांकि डिक्लाइन पे बाइंग आ रही थी, बट ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। बट इस पूरे माहौल में हमने नोटिस किया कि सेलेक्टिव फार्मा, हॉस्पिटल्स, डायग्नोसिस लैब और कुछ गिने चुने कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर्स में खरीदारी के मौके देखे जा रहे थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दो ऑप्शंस के ट्रेड रहेंगे। पहला रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पे और दूसरा रहेगा टाइटन पे। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखिए, मेजर ट्रेंड और पिछले के करेक्शन के बाद एक मेजर सपोर्ट से स्टॉक टर्न हो रहा है। तो उस वजह से यहाँ पे लग रहा है कि अपटिक बनना चाहिए। हमारा मानना है कि ऊपर में लगभग 5100-5200 तक के लेवल अपोलो हॉस्पिटल में जाएंगे। तो फिर 5000 का जो जनवरी का कॉल है वो लेने की सलाह रहेगी। 250 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 180 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ये कॉल कहीं ना कहीं ऊपर में आपको 400 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है। वहीं दूसरे ट्रेड की बात करें तो टाइटन में काफी अच्छा सेटअप हुआ है। वीकली और डेली चार्ट में पॉजिटिव पैटर्न है, डेरिवेटिव्स डेटा एक पॉजिटिव बायस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और टाइटन इवन जी बिजनेस में हम काफी बार सजेस्ट भी कर रहे हैं। तो टाइटन का 2420 का कॉल जनवरी सीरीज की लेने की सलाह रहेगी। 72 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 52 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल 40 रुपए के आसपास बढ़ के 111 का टारगेट दिखा सकता है। बहुत शुक्रिया चंदन जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। सिद्धार्थ, आपके पास आ रहे हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी पिक है आज आपके पास? देखिए, शॉर्ट टर्म और पोजिशनल तो सी से स्टार्ट हुआ, क्रॉम्पटन और कोफोर्ज। लॉन्ग टर्म में लाया हूं डी से, डीवीज लैब। डीवीज लैब पे खरीदारी की राय है। फार्मा एपीआई की दिग्गज कंपनी और मैं मानता हूं कि 6 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, 3 R&D यूनिट्स, साथ ही साथ 122 से ज्यादा प्रोडक्ट्स केपेक्स कर रही है आस्ते आस्ते फर्दर कैपेसिटी को ऑगमेंट करने के लिए। और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी लागू होती है डीवीज लैब के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से भारत आज इंपोर्ट करते हैं एपीआई की लागत सबसे ज्यादा है और उसका भरपाई डीवीज लैब करेगी, जो सबसे बड़ी दिग्गज है फार्मा एपीआई की। ये खरीदारी की राय है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। टारगेट रहेगा 5410 का। सो 5400 के टारगेट के लिए डीवीज लैब पे जरूर खरीदारी करें। डीवीज लैब में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए।